है एनडीए पहली फेज का। जैसा कि आप सभी जानते हैं एनडीए साल में 2 बार आयोजित होता है, तो जिसमें से 2023 का पहला वाला जो फेज है उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या लास्ट डेट है, कब फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, अगर आप 11th में हैं फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी कैसी होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं डेट्स के बारे में बात करूं तो आज ही ये नोटिफिकेशन आई है और बच्चों आज ही नोटिफिकेशन आई है। लास्ट डेट है इसकी 10 जनवरी। अब बिल्कुल हीरो नहीं बनना है। कोई कहेगा कि मैं तो 10 जनवरी को नहीं 9 जनवरी को फॉर्म भरूंगा, लास्ट डेट में फॉर्म भरूंगा, तो लास्ट डेट में सर्वर क्रैश हो जाता है, आपका फॉर्म भी सबमिट नहीं हो पाता है। इसलिए आपको फॉर्म अभी फिल कर देना है। आपको फॉर्म जल्दी ही फिल कर देना है, जितनी जल्दी हो सके, कल या परसों तक। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, एक फॉर्म की पूरी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस किस प्रकार से एनडीए का फॉर्म भरा जाता है। तो कल या परसों में हम उस वीडियो को भी देख लेंगे। ये हो गई डेट्स की बात। आगे हम बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो यूपीएससी इसको कराती है। आप सभी जानते होंगे यूपीएससी इसको कराती है और यूपीएससी ने इसी वर्ष से एक सिस्टम निकाला है जिसको वो बोलती है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप अपनी डिटेल्स एक बार यूपीएससी को दे दीजिए और वो सारी डिटेल्स आप किसी भी यूपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स पूछ ली जाएंगी। और बच्चों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना है। बिल्कुल एज की, क्वालिफिकेशन की, बैच कब से चलेगा, हर चीज के बारे में बात करेंगे। बस सारी चीजों के साथ बने रहिएगा। बच्चे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मैं आपको बताऊं केवल एक बार अलाउड होता है और पूरी जिंदगी में उसमें चेंज भी केवल आप एक ही बार कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन को बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद सर क्या कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगी? देखिए, कुछ बेसिक डिटेल्स जब आप फिल कर देंगे उनमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप फॉर्म की डेट ओवर हो जाएगी, जैसे मान लीजिए किसी फॉर्म की डेट 10 तारीख है, इस फॉर्म की डेट 10 तारीख है, तो उसके 14 दिन तक आप डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। उस फॉर्म की डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। ओटीआर की डिटेल्स चेंज नहीं होंगी, फॉर्म की डिटेल चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस फॉर्म की डेट मैंने आपको बताई 10 तारीख है, तो 24 तारीख तक आप अपनी डिटेल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती कर दी है। अब इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? जी हां, नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने की होती है वो हम आगे देखेंगे जब हम समझ रहे होंगे कि एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आता है। आगे देखेंगे। ये मैंने आपको बात बता दी है कि मॉडिफिकेशन कैसे करनी है। उसके बाद देखिए इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, तो इन्होंने टेंटेटिव डेट जो एग्जाम की दी है बच्चों 16 अप्रैल 2023 आपको टेंटेटिव डेट दे रखी है। 16 अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम हो जाएगा। आगे देखें पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट आपकी है आर्मी के लिए 208 पोस्ट हैं, जिसमें से 10 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं, फीमेल्स के लिए हैं, यानी गर्ल्स के लिए हैं। बच्चों, ये सबसे बड़ी मैं कहता हूं अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए, क्योंकि अभी एनडीए में गर्ल्स ने एंट्री मारनी स्टार्ट की है, तो कंपटीशन गर्ल्स के लिए बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। नेवी में 42 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट फीमेल के लिए हैं। एयरफोर्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, फ्लाइंग, एक ग्राउंड ड्यूटी और एक ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ये टेक्निकल है और ये नॉन टेक्निकल है। इनके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी कोर में आपको देनी होती है। यहां 92 पोस्ट हैं, जिनमें 2 पोस्ट लड़कियों के लिए हैं। यहां टोटल 18 पोस्ट हैं, जिनमें 2 पोस्ट लड़कियों के लिए हैं। टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट लड़कियों के लिए हैं। और तीसरी जो कोर है इसकी नेवल एकेडमी, वो केवल और केवल किसके लिए होती है? मेल्स के लिए, जिसमें केवल 25 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के 395 पोस्ट एनडीए में आपकी बार आई हैं, जो कि पिछली बार से 4 से 5 कम है। पिछली बार करीब 4 से 5 इससे ज्यादा थी, तो पोस्ट कम हुई हैं। हम ये कहेंगे भाई जब जनसंख्या बढ़ रही है तो पोस्ट क्यों कम कर रहे हैं आप? पोस्ट भी आपको बढ़ानी चाहिए। तो ये हो गई पोस्ट की बात। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर कहां रहेंगे, आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो 119 पेज का नोटिफिकेशन है। 119 पेज में से जो काम की डिटेल्स हैं वो मैं आपके लिए सर्च करके लेकर आ गया हूं। तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर्स दिए हैं। आप अपने हिसाब से ध्यान से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखें बच्चों, एलिजिबिलिटी सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड चीज, जिसमें बच्चा पूछता है सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं इस कैटेगरी में आ सकता हूं या नहीं, फॉर्म भर सकता हूं या नहीं, एलिजिबल हूं या नहीं। तो इस चीज के लिए बहुत ध्यान से सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख पा रहा है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, चलो मैं लिख देता हूं,
मैं लिख देता हूं 2 जुलाई, मैं दोबारा से लिखता हूं इसको छोटा करके ताकि बच्चों को क्लियर समझ में आ सके। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2014 से लेकर, ध्यान से देखेंगे इसको, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, 1 जुलाई 2007 तक है। यानी कि या तो आप इस डेट में भी हैं और इसके अंदर हैं, इस डेट में भी हैं या इससे पहले के जन्मे हुए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 1 जुलाई को भी पैदा हुए हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 जुलाई 2014 को पैदा हुए हैं या फिर आप 2 जुलाई 2007 को पैदा हुए हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहां के हिसाब से अगर 1 जुलाई देखे जाए तो आप ओवर एज हो जाते हो, और अगर आप देखेंगे 2 जुलाई 2007 को आप पैदा हुए हैं तो आप अंडर एज हो जाते हो। ठीक है, तो ये दोनों डेट भी अगर आपकी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। इससे पहले वाले फॉर्म नहीं भर सकते, इसके बाद वाले फॉर्म नहीं भर सकते। मैं आपको बता दूं, एनडीए जो लेती है वो 16.5 से 19.5 साल तक के बच्चों को लेती है, और 16.5 से 19.5 साल तक का ये उनका कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया होता है। आपको अपने हिसाब से गणित नहीं लगाना है कि भैया ये मैं तो अभी 19.5 का नहीं हुआ फिर भी मैं नहीं भर पा रहा हूं। उनकी अपनी डेट है, उन दोनों के हिसाब से वो 16.5 और 19.5 कैलकुलेट करते हैं। तो एज एक बार आप फिर से ध्यान से देख लीजिए, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सॉरी बच्चों, ये 2004 है, ठीक है, ये क्या है 2004 होगा 2004 और 2007, ये हो गया एज के बारे में। अब बच्चों सिलेबस क्या होता है, तो इसके सिलेबस में शायद आपको पीडीएफ नहीं दिख पा रही हो तो मैं बोल दूंगा। सिलेबस में पूछा जाता है आपका मैथमेटिक्स, एक तो मैथ्स का पेपर होता है और एक जनरल एबिलिटी का पेपर होता है, जिसको जनरली बोला जाता है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स का जो पहला पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो 600 नंबर का होता है। मैथ्स का पेपर 300 नंबर का, जीएटी टेस्ट 600 नंबर का, कुल मिला के 900 नंबर का पेपर होता है। एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। पहला पेपर आपका मैथ्स का हो जाएगा, मैथ्स का पेपर आपका 2.5 घंटे का हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ रेस्ट मिलेगा। रेस्ट लेने के बाद, खाना वाना खाने के बाद फिर से आपका एक और पेपर होगा 2.5 घंटे का, जिसमें हम जीएटी की बात करेंगे कि जीएटी में क्या क्या पूछा जाता है। तो मैथ्स 12th का मैथ्स रहता है, जो भी 12th का पूरा मैथ्स है वो मैथ्स आता है, और उसके बाद सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे कि बाद में जीएटी में क्या आता है। तो देखेंगे आप एक बार। अब बात आती है, अभी हम सिलेबस के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, अभी हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहां मैंने आपको पोस्ट बताई है कुछ इस तरीके से। तो बच्चों इन पोस्ट के लिए अगर आप देखें, आर्मी वाली जो 208 पोस्ट हैं, इनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका पीसीएम से पढ़े हुए होना जरूरी है। जी हां, केवल आप 12th पास होने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर कोई अदर पीसीएम से पढ़ा हुआ बच्चा इस फॉर्म को भरता है तो वो इसको क्रैक कर पाएगा, क्योंकि मैथ्स सबके लिए सेम रहेगा। मैथ्स सबके लिए 12th वाला रहता है, तो ये भरना उन्हीं को चाहिए जिन्होंने 12th में पीसीएम लिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही कि 12th क्लास में आपके पास क्या होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होने चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए। आगे देखें बच्चों, तो इसमें मैथ्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो ये सिलेबस थोड़ा छोटा है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, नोटिफिकेशन में आप अच्छे से देख लेना, ये पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस है। बट कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। टोटल 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 300 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा और 2.5 घंटे का पूरा आपका पेपर होगा। ठीक है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? हाँ, कितने की? 1/3 की। मैथ्स के पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही भी आपका चला जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.83 नंबर आपके कट जाएंगे। और 12th क्लास का पूरा मैथ्स रहता है, जिसका सिलेबस नोटिफिकेशन में आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। आगे देखें हम, बाकी के बचे हुए 600 नंबर में क्या आता है, तो इंग्लिश आती है और जीके आती है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 200 नंबर की इंग्लिश आती है। और 200 नंबर की इंग्लिश में आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही आपका कट जाएगा, या हम कहें एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपका कट जाता है। तो कितने हो गए? 300 हो गए मैथ्स के, 200 हो गए आपके इंग्लिश के, तो 500 नंबर तो यही हो गए। बाकी के 400 नंबर में जीके आती है, और जीके में 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल 400 नंबर हो जाएंगे, और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब जीके में आप देखेंगे क्या क्या आएगा, तो सेक्शन ए आएगा आपका फिजिक्स, जीके में आ रहा है। बाकी के 400 नंबर में क्या क्या आता है, फिजिक्स आती है, वेटेज में मैं आपको बताऊंगा कितनी कितनी आएगी। फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, जनरल साइंस आती है, उसके बाद देखो जनरल साइंस में ज्यादातर इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है बायोलॉजी का दिया हुआ है,
यानी कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, उसके बाद आपकी जियोग्राफी हो गई, उसके बाद आपके करंट अफेयर्स हो गई, यानी कि करंट इवेंट्स हो गए। अब देखिए किस किस को कितना वेटेज है, 25, 15, 10, 20, 20, 10। इसका मतलब क्या है, देखिए 25, 15, 10, 20, 20, 10, यानी कि ये जो आएगी बच्चों ये 25% आएगी। आपकी जो जनरल नॉलेज है इसका सेक्शन ए कितना आएगा, 25% आएगा। उसके बाद बी सेक्शन क्या है आपका, केमिस्ट्री, ये 15% आएगा, ये 10% आएगा और ये 20% आएगा। उसके बाद आपका जो जियोग्राफी है ये भी 20% आएगी और करंट अफेयर्स आपकी 10% आएगी। यानी कि अगर हम मार्क्स के बेसिस पर बात करें तो 400 में से कितने नंबर की आ जाएगी फिजिक्स आपकी, 400 में से अगर 25% फिजिक्स है तो 100 नंबर की केवल आपकी फिजिक्स आ जाएगी। ठीक है, 100 नंबर की फिजिक्स हो गई। 15% आपकी केमिस्ट्री आएगी, यानी कि 60 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आएगी। जनरल साइंस बायोलॉजी आपकी 10% आएगी, यानी कि 40 नंबर की आपकी बायोलॉजी आएगी। और हिस्ट्री जो है वो 20% आएगी, यानी कि 80 नंबर की आपकी हिस्ट्री आ जाएगी। हिस्ट्री हो गए, फ्रीडम मूवमेंट हो गए। और आपकी जो जियोग्राफी है वो 20% है, यानी कि 80 नंबर की ये भी आ जाएगी। और आपका कितना हो गया, 40 नंबर के आपके करंट अफेयर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से 400 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आपका मिल जाता है। यहां पे हमने बात कर ली क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे अगर आप मेजर देखें तो इंग्लिश का है, मैथ्स का है और फिजिक्स का रोल है। और उसके बाद आप देखें तो हिस्ट्री का रोल है। और हिस्ट्री के बाद फिर सभी 80 नंबर के बाद 60, 40, 10 नंबर, इस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि सर मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो जनरल हाइट है, एक तो वो हाइट मांगी जाती है, बाकी जो आपकी हाइट होनी चाहिए, खैर हालांकि ये तो एग्जाम निकालने के बाद मेडिकल के टाइम पे चीजें देखी जाती हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं तो हाइट इसमें एज के हिसाब से होती है। पूरा चार्ट आपका बना हुआ है, कितनी हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। वेट तो खैर मैनेज हो भी जाता है, फिर भी आप एक बार इस पे नजर मार लीजिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। हाइट की मैं बात करूं तो 157 सेंटीमीटर जनरली हाइट मांगी जाती है। और कुछ जगह पे छूट होती है, जैसे कि लद्दाख हो गया, लद्दाख में 155 मांगी जाएगी, अंडमान निकोबार में 155 मांगी जाएगी, गोरखा और नेपालीज असमी वगैरह के लिए 152 मांगी जाएगी, भूटानी सिक्किम के लिए 152 चल जाएगी। और एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्पोर्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके 155 चल जाएगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर उनको छूट मिलती है। तो इस तरह से हाइट होगी। 157 जनरली हो गई, बाकी अगर कोई इस कैटेगरी में लाई करता है तो उनके लिए ये हो जाएंगे। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। और नोटिफिकेशन में आप देख लेना, अगर आप यहां से बिलोंग करते हैं, लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो आपके लिए थोड़ी थोड़ी सी छूट भी वहां पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर की छूट भी आपको दी गई है। तो ये सारी की सारी बातें कर ली हमने नोटिफिकेशन को लेकर, यहां पे हमने हाइट की भी बातें कर ली। अब बात आती है कि सर आप हमारे लिए क्या करेंगे, RWA हमारे लिए क्या करेगा। तो देखिए अभी रोजगार विद अंकित चैनल पर आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का एक बहुत शानदार बेहतरीन बैच चला हुआ है। और मेरा मानना है कि एनडीए का फॉर्म भी वही बच्चा भरता है जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा होता है। तो आप अभी अगर जुड़ना चाहते हैं तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप वाली क्लासेस से जुड़ सकते हैं। एक्स ग्रुप में फिजिक्स चली हुई है आपकी, और आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी। मैं आपको टाइम टेबल एक बार बता देता हूं। टाइम टेबल होगा आपका सुबह 8 बजे आपको फिजिक्स चली हुई मिलती है, उसके बाद 10 बजे फिजिक्स की प्रैक्टिस मिलती है, 3 बजे आपको इंग्लिश मिलती है। तो ये सारी तीनों चीजें आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी के लिए मिल जाएंगी। बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, कब बैच स्टार्ट होगा, क्या क्या सब्जेक्ट हम करवाएंगे, वैसे तो कंप्लीट ही करवाएंगे, सारी चीजें बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में भी मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है, क्या क्या किस किस सेक्शन में कितने कितने मार्क्स लाने पर बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ये भी सारी चीजें हम देखेंगे। और मैं आपको एक हल्का सा अंदाजा दे दूं कि एनडीए का रिटन की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। अगर कोई बच्चा थोड़ी सी मेहनत कर ले तो वो डेफिनेटली कट ऑफ को पार कर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जल्दी से जाइए फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट डेट का कोई इंतजार नहीं करेगा। और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, तो वो इसके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं सभी के रिप्लाई कर दूंगा। एज रिलैक्सेशन, बच्चे कह रहे हैं सर एज रिलैक्सेशन यहां पे नहीं होता है। यहां पे किसी भी कैटेगरी को कोई भी एज में छूट नहीं दी जाती है एनडी में, मैं आपको बता दूं, चाहे वो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, किसी को कैटेगरी में कोई भी छूट नहीं मिलती है। ठीक है, तो मस्त जबरदस्त बेहतरीन शानदार तरीके से अभी एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करिएगा। 18 तारीख को आपको एक्स का पेपर है, उसके बाद पूरे के पूरे आपके पास 3 महीने बचेंगे। देखो मजे की बात क्या रहेगी कि आपने बच्चों एयरफोर्स में तो चीजें पढ़, उसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए तो चीजें आपने पहले से पढ़ ही ली होंगी।
सारी चीजें आपने पहले से पढ़ ही ली होंगी, केवल आपको उसके लिए रिवीजन करना रह जाएगा और कुछ थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी रह जाएंगी। तो जो बच्चे एयरफोर्स की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये साबित होने वाली है, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस तो लगभग सेम ही है। कट ऑफ 354 थी, ऊपर दिखाना एक बार। एक भाई कहते हैं कट ऑफ एयरमैन अतुल यादव, कट ऑफ 354 थी, मेरे मार्क्स 332 थे। कोई बात नहीं अतुल, अब की बार बहुत मेहनत करी, देखो केवल 354 कट ऑफ गई है वो बता रहे हैं। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो एनालिसिस के लिए लेकर आऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।